स्कूप की बातें। आज बाइस्कोप की बातें होंगी 100 बरस पुराने जमाने की। जिस फिल्म की बातें हम करेंगे वो रिलीज तो हुई थी सन 1968 में, लेकिन इसके किरदार हैं एक सदी पुराने। गुजराती साहित्य की धरोहर एक उपन्यास पर आधारित आज की फिल्म है सरस्वती चंद्र। आज के प्रोग्राम के लेखक हैं सलीम ए शेख, प्रोग्राम की सहायिका हैं राजलक्ष्मी और बाइस्कोप की बातें प्रोग्राम के प्रोड्यूसर हैं लोकेंद्र शर्मा, और वो ही आपको सुनाएंगे फिल्म सरस्वती चंद्र की बातें। इस गीत में दुनियादारी का फलसफा है और यही फलसफा फिल्म सरस्वती चंद्र का संदेश भी है, जो इंदिवर की कलम से निकले गीत की शक्ल में बयान हो रहा है। इंदिवर और कल्याण जी आनंद जी की जोड़ी ने हिंदी फिल्मों को ढेरों सुरीले और सार्थक गीतों से सजाया है और 20 फिल्मों को कामयाबी की मंजिल तक पहुंचाया है। सन 1968 में रिलीज हुई फिल्म सरस्वती चंद्र का नाम भी इसी फेहरिस्त में है। इस फिल्म के गीत आज भी चंदन की तरह लोगों की यादों में महक रहे हैं। चंदन से याद आया फिल्म सरस्वती चंद्र का एक और महकता हुआ गीत। चंदन सा बदन चंचल चितवन, धीरे से तेरा ये मुस्काना। चंदन सा बदन चंचल चितवन, धीरे से तेरा ये मुस्काना। मुझे दोष न देना जगवालों, मुझे दोष न देना जगवालों, हो जाऊं अगर मैं दीवाना। चंदन सा बदन चंचल चितवन। गोविंद सरैया का ताल्लुक नडियाद गुजरात के एक घराने से है जो साहित्य और कला से जुड़ा हुआ था। पिता हरिलाल जी डॉक्टर थे, लेकिन चाचा फूलचंद मास्टर एक नाटक कंपनी चलाते थे, जिसकी बदौलत घर में कला और कलाकारी का माहौल था। मुंबई यूनिवर्सिटी के ग्रेजुएट गोविंद सरैया ने भी फिल्म जगत में आने से पहले यूनेस्को की फेलोशिप पर वॉल्ट डिज्नी स्टूडियो में एनिमेशन और कार्टून फिल्मों की तालीम ली थी। उन्होंने करीब 12 बरस तक फिल्म्स डिवीजन में अपनी जिम्मेदारियां निभाई थीं और इस दौरान कई काबिले जिक्र डॉक्यूमेंट्रीज और शॉर्ट फिल्में बनाई। भारत की पहली कार्टून फिल्म बनाने का सेहरा भी गोविंद सरैया के सर पर बंधा हुआ है। क्योंकि गोविंद सरैया फिल्म्स डिवीजन से जुड़े हुए थे, इसलिए उनका अच्छा खासा नाम था और सरकारी अफसर की हैसियत से फिल्मी पार्टियों में भी उनका आना जाना लगा रहता था। ऐसी ही एक फिल्मी पार्टी की बात है। प्रोड्यूसर विवेक और गोविंद सरैया के बीच कलात्मक फिल्मों की चर्चा चल पड़ी। विवेक जी का विचार था कि ये काम सिर्फ बंगाल के डायरेक्टर्स ही कर सकते हैं। कलात्मक फिल्में बनाना अब बंबई वालों के बस की बात नहीं रह गई थी। पर गोविंद सरैया का कहना था कि अगर सही प्रोड्यूसर मिले तो बंबई वाला भी उम्दा और कलात्मक फिल्में क्यों नहीं बना सकता। बातों ही बातों में विवेक ने सही प्रोड्यूसर होने का दावा किया और अगले ही दिन गोविंद सरैया को अपने दफ्तर में आने की दावत पेश की। लेकिन दूसरे दिन गोविंद सरैया टाल गए। सोचा पार्टियों में होने वाली बातों का क्या, रात गई बात गई। मगर जब गोविंद सरैया नहीं आए तो विवेक ने उन्हें फोन करके अपना वादा दोहराया।
गोविंद सरैया विवेक से मिलने गए तो अवश्य, लेकिन तौलने के इरादे से कह दिया, अगर आप वाकई फिल्म बनाना चाहते हैं तो पहले बतौर साइनिंग अमाउंट 5,000 रुपए दीजिए, इसके बाद मैं सोचूंगा। विवेक ने अपने अकाउंटेंट से कहकर 5,000 रुपए मेज पर रखवा दिए। एक बारगी गोविंद सरैया को लगा कि ये नोट जाली हैं, लेकिन जब यकीन हो गया कि विवेक साहब के नोट और उनका इरादा दोनों खरे हैं, तो गोविंद सरैया ने भी कसौटी पर उतरने का मन बना लिया। उन्होंने फिल्म्स डिवीजन को त्यागपत्र भिजवा दिया, यानी सरकारी नौकरी से बंधन तोड़ लिया और फिल्म जगत से अपना नाता जोड़ लिया। 100 साल पहले की बात है, 100 साल पहले की बात है। भारत के एक परिवार में एक त्याग मूर्ति बालक का अवतार हुआ संसार में। 100 साल पहले की बात है। 100 साल पहले यानी 19वीं शताब्दी के प्रेम और बलिदान का जज्बाती उपन्यास सरस्वती चंद्र गोविंद सरैया को बहुत दिनों से बेहद पसंद था। गुजराती के प्रसिद्ध साहित्यकार गोवर्धन राम त्रिपाठी का ये लोकप्रिय उपन्यास 4 भागों में था। करीब 2000 पन्नों पर फैली हुई इस कहानी को समेटकर फिल्मी कहानी का रूप देना बहुत आसान काम नहीं था, लेकिन गोविंद सरैया ने लेखक व्रजेंद्र गौड़ की सहायता से यह मुश्किल काम चंद ही दिनों में पूरा कर लिया। संवाद लेखन की जिम्मेदारी सौंपी गई अली रजा को। दोस्तों, यहाँ एक बात और बता दूं कि व्रजेंद्र गौड़ मूल रूप से संवाद लेखक थे और पटकथा भी काफी विस्तार से संवादों के साथ ही लिखते थे, यानी फिल्म सरस्वती चंद्र के संवाद भी उनकी कलम को छूकर ही पर्दे पर उतरे थे। और ये बात स्वयं ब्रजेंद्र गौड़ ने मुझे बताई थी। बहरहाल, जिन दिनों पटकथा पर काम चल रहा था, उसी दौरान गोविंद सरैया को पता चला कि उनसे पहले इस कहानी को महबूब खान, विजय भट्ट और विष्णु कुमार व्यास तथा वी शांताराम जैसे नामी गिरामी फिल्मकार बनाने का इरादा बांधकर तोड़ चुके हैं, क्योंकि इन सब की राय ये थी कि इस कहानी पर कामयाब फिल्म नहीं बन सकती। और तो और मद्रास की मशहूर फिल्म कंपनी जेमिनी के SS वासन और उनके बोर्ड ऑफ राइटर्स की भी यही राय थी। उनकी ये राय इस बात से और भी ज्यादा ठोस बन गई थी कि इस उपन्यास पर आधारित गुजराती नाटक सरस्वती चंद्र बुरी तरह फ्लॉप हो चुका था। लेकिन निर्देशक गोविंद सरैया और निर्माता विवेक ने अपने इरादे और हौसले को बनाए रखा और फिल्म की कास्टिंग का सिलसिला शुरू कर दिया। पहले मरहले पर दिलीप कुमार और निम्मी को लेने का फैसला हुआ, लेकिन इधर दिलीप कुमार टालमटोल करते रहे और उधर निम्मी ने इसी दौरान लेखक अली रजा से शादी करने का फैसला कर लिया और नई फिल्में लेना बंद कर दिया। उन दिनों फिल्म जगत में नूतन की अदाकारी के बड़े चर्चे थे। गोविंद सरैया ने नूतन को कहानी सुनाई। नूतन को कहानी बेहद पसंद आई और उन्होंने फिल्म साइन कर ली। अब बात चली हीरो की। राजेंद्र कुमार को लेने का इरादा किया गया, लेकिन बात बन नहीं पाई। इसी दौरान गोविंद सरैया किसी काम से कलकत्ता गए तो वहां उन्होंने एक बंगला नाटक देखा, सेतु, जिसमें एक खलनायक की भूमिका करने वाले कलाकार थे मनीष। मनीष की पर्सनैलिटी उन्हें जंच गई और उन्होंने मनीष को खलनायक से नायक यानी सरस्वती चंद्र बनाने का फैसला कर लिया। लेकिन मनीष को हिंदी नहीं आती थी। गोविंद सरैया ने इस प्रॉब्लम को दूर करने के लिए मनीष को हिंदी सिखाने और पढ़ाने का बंदोबस्त कर दिया। अब मनीष कितनी हिंदी सीख पाए, इस बारे में हमें कोई जानकारी नहीं है, क्योंकि फिल्म सरस्वती चंद्र में उनकी बोली हुई हिंदी सुनाई ही नहीं दी। अब ये कैसे हुआ और क्यों हुआ, इस रहस्य का उद्घाटन हम थोड़ी देर के बाद करेंगे। तो हुआ यूं कि नूतन और मनीष फाइनल हो गए और इसके साथ ही दूसरे अदाकार यानी विजया चौधरी, रमेश देव, सीमा, सुलोचना, प्रवीण पॉल, पारो, शिवराज, बाबू राजे, जीवन कला, मधुमती, सुरेंद्र और VM व्यास भी साइन कर लिए गए।
फोटोग्राफी की जिम्मेदारी नरीमन ईरानी को सौंपी गई और बंबई के राजकमल स्टूडियो में एक शानदार सेट पर सरस्वती चंद्र की शूटिंग शुरू हो गई। फिल्म सरस्वती चंद्र की कहानी कुछ यूं है कि गुजरात के एक खुशहाल घराने में जन्मा हुआ युवक सरस्वती चंद्र यानी मनीष केवल लेखक और कवि ही नहीं था, कभी कभी वो सन्यास की बातें भी किया करता था। उसके पिताजी यानी शिवराज ने उसकी ये दशा देखी तो चिंतित हुए कि कहीं सरस्वती चंद्र सचमुच ही सन्यास के मार्ग पर न चल पड़े। उन्होंने फौरन सरस्वती के ब्याह का फैसला कर लिया और दीवान विद्या चतुर यानी सुरेंद्र की बड़ी बेटी कुमुद सुंदरी यानी नूतन से उसकी मंगनी कर दी। सरस्वती चंद्र को जब ये बात पता चली तो उसका मन बेचैन हो उठा और उसने अपने होने वाले ससुर जी के नाम एक पत्र लिखा। पत्र पाकर आपको आश्चर्य होगा, मुमकिन है गुस्सा भी आए, लेकिन जो कुछ मैं लिख रहा हूँ वो लिखना शायद आपको धृष्टता लगे। फिर भी अपने बारे में आपसे कोई बात छुपाना और भी पाप होगा। बात यह है कि मैंने पूज्य पिताजी का मन रखने के लिए आपकी पुत्री कुमुद सुंदरी से सगाई की है, लेकिन मेरे जीवन का मार्ग है लोक कल्याण, और लोक कल्याण के लिए मेरे मन में सन्यास की बड़ी लगन है। पत्र पढ़कर दीवान साहब के घर वाले परेशान हो उठे, लेकिन कुमुद सुंदरी हंसते हुए अपनी छोटी बहन कुसुम से यानी विजया चौधरी से बोली, जो बात मुझसे पूछने की थी वो घर वालों को लिखने की क्या जरूरत थी? पागल, पूछा तो तुम्ही से है, लेकिन लिखना तो घर वालों को ही पड़ेगा। मैं कहती हूँ लड़की तेरे पेट में रोटी कैसे टिकती है? क्या लगाई बुझाई कर रही है इससे? लगाई बुझाई करने का मौका ही कहाँ दिया इसने? खुद दीवार से कान चिपकाए खड़ी थी, सब सुन लिया है इसने। बेटी, तू इसकी बातें सुनकर अपना मन छोटा नहीं करनी। ये चांद सा मुखड़ा देखकर जवाई राजा के सारे आदर्श धरे रह जाएंगे। और कुछ ऐसा ही हुआ जब कुमुद सुंदरी का पत्र सरस्वती चंद्र के हाथ में आया। तुम्हें मेरी चिट्ठी पढ़कर आश्चर्य तो जरूर होगा, लेकिन क्या करूं, अपने दिल के हाथों मजबूर होकर हिम्मत कर रही हूं। ये किसकी चिट्ठी है? ये कैसी चिट्ठियां घर में आने लगी? तू पढ़ तो सही, सब समझ में आ जाएगा। मैंने तुम्हें कभी देखा नहीं है, लेकिन हजार हजार बार तुम्हारी कल्पना की है, तुम्हारे सपने देखे हैं, तुम्हारी किताबों से तुम्हारे विचार जाने हैं, तुम्हारी कविताओं से तुम्हारे दिल की सुंदरता पहचानी है। ये किसकी चिट्ठी है? श्रीमान सरस्वती चंद्र। दादी माँ, वो सरस्वती चंद्र, ये मेरी। कुमुद सुंदरी के पत्र ने सरस्वती चंद्र के मन में हलचल मचा दी और उसने जवाब में कुमुद सुंदरी को पत्र लिखा। ओहो, इतनी लंबी चिट्ठी। प्यारी कुमुद, हाँ, कुमारी कुमुद देवी, न मैंने आज तक किसी से प्रेम किया है और न आपकी तरह मुझे प्यार और मोहब्बत की बातें लिखना आती हैं। मुझे प्यार की बातें पसंद ही नहीं। ओहो, इसलिए मुझे आशा है आइंदा आप मुझे कोई इस तरह की चिट्ठी नहीं लिखेंगी। सरस्वती चंद्र। जरूरी नोट, अगर आइंदा कोई खत लिखने की जरूरत पड़े तो चंद्रकांत के पते से भेजिएगा। सचमुच तुम दुनिया के सबसे तेरे ब्रह्मचारी हो। अभी सीधा कर देती हूँ। खत में वो नहीं मेरा
है खत में इतना, जितने सागर में मोती, प्यार छुपा है खत में इतना, जितने सागर में मोती। चूम ही लेता हाथ तुम्हारा, पास जो तुम मेरे होती। और तुम्हें भेजा है खत में। इस तरह सरस्वती चंद्र और कुमुद सुंदरी के बीच प्रेम पत्रों का सिलसिला शुरू हो गया और एक दिन सरस्वती चंद्र कुमुद सुंदरी की हवेली पर पहुंच गया। ये लीजिए जीजा जी, अच्छी तरह पहचान लीजिए। कुसुम यही है जिसने ढेर सारी चिट्ठियां लिखकर आपको यहाँ बुलाया है। चुप भी कर। और इसी से आपकी मंगनी हुई है और शादी भी। तो चुप भी करेगी या नहीं? अरे अब क्यों शर्माती हो? सुबह तो पूछ रही थी कौन सा कमरा है उनका, कहाँ ठहरे हैं वो। अब ये ले, आराम से बैठकर बात कर। चुलबुली और शरारती कुसुम सरस्वती चंद्र से कुमुद सुंदरी का परिचय करवाकर चली गई। फिर जब कुमुद आगे बढ़ी तो अचानक उसकी नजर कुर्सी पर रखी हुई एक किताब पर पड़ गई। कौन सी किताब है ये? यूं ही एक किताब है। तुमने लिखी है? हाँ लिखी थी। मैं देखूं? मुझे लोक कल्याण के लिए ब्रह्मचर्य की बहुत इच्छा थी ना। जी? तुम बैठते क्यों नहीं? बैठो, फिर आराम से बातें करेंगे। पहले तुम बैठो। सचमुच तुम दुनिया के सबसे प्यारे बुद्धू हो। कुमुद सुंदरी और सरस्वती चंद्र की ये छोटी छोटी मुलाकातें होती रहीं और फिर एक दिन कुमुद सुंदरी के ख्यालों में डूबा हुआ सरस्वती चंद्र गुनगुनाने लगा। कोई सुन लेगा तो? दीवाने हो गया हो क्या? हुआ तो नहीं, लेकिन हो जाऊं तो मुझे दोष न देना। चंदन सा बदन चंचल चितवन, धीरे से तेरा ये मुस्काना। चंदन सा बदन चंचल चितवन, धीरे से तेरा ये मुस्काना। मुझे दोष न देना जगवालों, मुझे दोष न देना जगवालो, हो जाऊं अगर मैं दीवाना। चंदन सा बदन चंचल चित। सरस्वती चंद्र कुमुद सुंदरी की हवेली में चंद प्यार भरे दिन गुजारकर अपने घर वापस लौट आया। वो बहुत खुश था, मगर उसकी सौतेली माँ यानी पारो उसकी ये खुशी देख नहीं पाई और उसने सरस्वती के खिलाफ अपने पति के कान भरने शुरू कर दिए। वो चाहती थी कि सरस्वती चंद्र की बजाय उसका अपना बेटा धन भाई हवेली में राज करे। सरस्वती चंद्र ये सब जानता और समझता तो था, लेकिन चुप था। इसी दौरान एक दिन अचानक दादी माँ की तबीयत बिगड़ गई और उन्होंने सरस्वती चंद्र को बुलवा भेजा। बेटा, सारी जायदाद तेरे नाम कर दी है। नहीं दादी माँ, ये मुझे नहीं चाहिए। तू बहुत भोला है, तूने दुनिया नहीं देखी, मैं सब देख रही हूँ बेटा। तो ऐसा करो दादी माँ, ये मिल्कियत तुम धन भाई को दे दो, वरना जिस घर में इतनी शांति है वहाँ झगड़े फसाद उठ खड़े होंगे। ये मेरी आखिरी इच्छा है बेटा। हाँ कह दे, हाँ कह दे दादी माँ। हाँ कह दे। श्री कृष्ण शरणम। दुनिया से जाते जाते दादी माँ सारी जायदाद सरस्वती के नाम कर गई। ये बात सौतेली माँ के दिल में फांस की तरह धंस गई। इन्हीं दिनों कुमुद सुंदरी के पिता का एक पत्र आया। अजी सुनती हो? क्या है?
ये विद्या चतुर्थी की चिट्ठी आई है। माघ के महीने में ब्याह के लिए पूछा है उन्होंने। पूछा है तो जवाब दे दो, इसमें मुझसे क्या पूछते हो? मेरा तो इस ब्याह से कलेजा धक धक करता है। क्यों? अभी तो घर के चौखट के अंदर पाँव भी नहीं आए, सिर्फ तस्वीर आई है तो एक अर्थी निकल गई, और जब खुद पधारेंगी तो भगवान जाने क्या होगा। कैसी मूर्खों की सी बातें करती हो तुम। हाँ हाँ, मैं तो मूर्ख हूँ, विद्वान तो आने वाली है। आप तो हमेशा यही कहकर मेरा गला दबा देते हैं, लेकिन अब मैं चुप रहने वाली नहीं हूँ। सावन की खबर भी है, 5000 की अंगूठी बनवाई है। 5000 की अंगूठी? हाँ, पूरे 5000 की, बहू के लिए। मैं इस बात का यकीन नहीं करता। अरे जरा ऊपर चलकर तमाशा तो देखो। चलो दिखाती हूँ। तुम यहीं बैठो। पिताजी, आप मुझे नीचे बुला लेते। मुझे जानकर दुख हुआ बेटा कि ससुराल से आने के बाद तुम्हारे तौर तरीके ही बदल गए। शादी से पहले तुम्हारी ये हालत है, जब ये घर में आएगी तो क्या होगा? ये आपकी गलतफहमी है पिताजी। मैं अंधा नहीं। क्या बालकेश्वर के बंगले पर तुमने फजूल खर्ची नहीं की? क्या बहू के लिए तुमने 5000 रुपए की अंगूठी नहीं बनवाई? क्या ससुराल वालों के कहने में आकर तुमने माँ से मिल्कियत नहीं लिखवाई? पिताजी, आप मुझे सफाई का मौका तो दीजिए। किस बात की सफाई दोगे? क्या गुमान का पैसा लोन में लगाकर तुमने डबो नहीं दिया? क्या तुमने अपना पैसा शेयर में लगाकर उससे मुनाफा नहीं कमाया? अपने पिताजी की कड़वी बातों से सरस्वती चंद्र का दिल बुझ गया। उस दिन जब वो खाना खाने के लिए नीचे नहीं आया तो सौतेली माँ उसके जख्मों पर नमक छिड़कने के इरादे से ऊपर आ पहुंची। खाना खाने क्यों नहीं आए? किस बात की सजा दे रहे हो तुम अपने बाप को? मुझे भूख नहीं है माँ। भूख नहीं है? या अपने बाप की रोटी नहीं खाना चाहते? ऐसे ही नाकदार हो तो घर भी छोड़ दो, घर भी तो तुम्हारे बाप का है। सरस्वती चंद्र के दिल पर यह दूसरा प्रहार था। इसने उसकी अंतरात्मा को झिझोड़ दिया और खुददार सरस्वती चंद्र चुपचाप सब कुछ त्याग कर अपने दोस्त चंद्रकांत के घर पहुंच गया। इस वक्त क्या बात है चंद्र? ये दादी का पैसा है और ये जायदाद के कागज हैं। इसके एक एक पाई लोक कल्याण के लिए है। लेकिन बात क्या है भैया, साफ साफ बताना। क्या बताऊं भाभी, कितने मीठे सपने थे। मैं और कुमुद, हमारा घर, हमारी छोटी सी दुनिया, लेकिन अब कुछ नहीं रहा। मैंने कुमुद के पिताजी को चिट्ठी लिख दी है कि अब न मेरे पास धन दौलत है न घर बार। वो चाहें तो कुमुद की शादी ऐसे घर में करते हैं। माँ बाप से आपका झगड़ा हुआ है, उसके लिए कुमुद को क्यों सजा दे रहे हैं? जाकर कुमुद से सब कुछ कह दीजिए। मुझे विश्वास है उसे आपसे प्यार है, आपकी धन दौलत से नहीं। भाभी। चंद्रकांत की पत्नी की ये बात सरस्वती चंद्र के दिल में उतर गई और वो कुमुद सुंदरी से मिलने के लिए चल पड़ा। लेकिन भाग्य की बात, सरस्वती चंद्र की कश्ती तूफान में फंस गई। उधर कुमुद सुंदरी के जीवन में भी एक भूचाल आ गया। ये क्या गजब हो गया? आखिर उसने ऐसा क्यों किया? सरस्वती चंद्र का खत पाकर कुमुद सुंदरी के माता पिता परेशान हो चुके थे। उन्होंने कुमुद सुंदरी का रिश्ता सोनपुर के प्रधान बुद्धिधन के बेटे प्रमाद यानी रमेश देव के साथ तय कर दिया। नहीं मां, नहीं, उनके बिना मैं नहीं जी सकूंगी। किसी और से मेरी शादी कराने की बजाय मुझे जहर दे देना। बेटी, शास्त्रों में नारी को शक्ति क्यों कहा गया है? अपने मन में बसे हुए पुरुष को निकालकर भाग्य से पाए हुए पति को देवता मान लेना नारी ही कर सकती है। फिर ये भी तो सोच, तू अपनी जिद से अपनी छोटी बहन का जीवन बर्बाद कर देगी। तेरी शादी हुए बिना उसका रिश्ता नहीं हो सकता। माँ, इधर कुमुद और प्रमाद की शादी हुई, उधर तूफान से किसी तरह अपनी जान बचाकर सरस्वती चंद्र हवेली के द्वार पर आ पहुंचा, मगर उसे पहुंचने में बहुत देर हो चुकी थी। हमने अपना सब कुछ खोया प्यार तेरा पाने को। हमने अपना सब कुछ खोया प्यार तेरा पाने को। छोड़ दिया क्यों प्यार
तेरे छोड़ दिया क्यों प्यार ने तेरे दर दर भटकाने को प्यार तेरा पाने को हमने अपना सब कुछ खोया प्यार तेरा पाने को। खोने और पाने का ये खेल अभी खत्म नहीं हुआ था। अभी तो समय को और भी बहुत सी चालें चलनी थीं। कुमुद अपनी ननद अलक बहन यानी सीमा के साथ सैर करने तालाब पर पहुंची तो अलक एक तरफ देखते हुए बोली, भाभी जरा देखो तो क्या हुआ। एक आदमी बिल्कुल तालाब के किनारे पड़ा सो रहा है। पराये पुरुष की तुम क्यों चिंता करती हो, चलो वापस आओ। नहीं भाभी, जरा सी करवट लेगा तो सीधा तालाब में जाएगा। अच्छा तो जाके जगा दो उसे। अरे ओ भाई, अरे 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 जरा संभल के, नहीं तो जाओगे सीधे पानी के अंदर। ये नौजवान कोई और नहीं सरस्वती चंद्र था। सरस्वती चंद्र ने भी कुमुद सुंदरी की झलक पाली और अलग से पूछा, वो कौन है? अच्छा परदेसी जान पड़ते हो। प्रधान बुद्धिधन का नाम नहीं सुना तुमने? उनके बेटे की बहू है, मेरी भाभी है कुमुद सुंदरी। कुमुद सुंदरी? क्यों, क्या बात है? जी। अलक हंसती हुई कुमुद सुंदरी के साथ चली गई। सरस्वती चंद्र उन्हें जाते हुए देखता रहा। तभी उसे पुरोहित जी की पुकार सुनाई दी। देखो, बुद्धिधन के दर्शनों के लिए मैं उनको खुद तुम्हारे पास ले आया हूँ। नमस्ते प्रधान जी। तुम कहाँ के रहने वाले हो? बंबई। यहाँ किस काम से आए हो? दुनिया देख रहा हूँ। कुछ पढ़े लिखे हो? कुछ अंग्रेजी, कुछ संस्कृत। तुम्हारा नाम? नवीन चंद्र। किस जात के हो? आप ही की जात का हूँ। अरे ये पहले क्यों नहीं बताया? आज से तुम धर्मशाला में नहीं हमारे घर रहोगे। अरे पुरोहित जी, जी इनका सामान हमारे घर भिजवा दीजिएगा। जी। सरस्वती चंद्र ने प्रधान जी को टालने की बहुत कोशिश की, लेकिन होनी को कौन टाल सकता है। सरस्वती चंद्र को अपने ससुर जी के साथ हवेली में आते हुए देखकर कुमुद जैसे तड़प उठी। नहीं भगवान नहीं, इतनी कठिन परीक्षा न लो मेरी, मैं इसमें पूरी नहीं उतर सकूंगी। जो मेरे जीवन से निकल गया है अब उसका इस जीवन में आने का कोई अधिकार नहीं, कोई अधिकार नहीं। लेकिन प्रधान जी ने सरस्वती चंद्र को हवेली में रहने का अधिकार दे दिया था। वे उससे कह रहे थे, ये बात छुपी नहीं है कि मैं कुछ पढ़ा लिखा आदमी नहीं हूँ, मगर सच्चाई और मेहनत से दीवान बन गया हूँ। आशा थी मेरा लड़का प्रमाद पढ़ लिख कर मेरा सहारा बन जाएगा, लेकिन मेरा ये अरमान पूरा न हो सका। मेरे सरकारी कागजात वगैरह तुम्हारे पास भेज दूंगा, उन्हें पढ़कर तुम मुझे अपनी राय दे देना। उधर प्रधान बुद्धिधन का बेटा प्रमाद अपनी पत्नी कुमुद सुंदरी से बेपरवाह तवायफ पद्मा यानी मधुमती के कोठे पर शराब के जाम छलकाते हुए उसका मुजरा सुन रहा था। वादा हमसे किया दिल किसी को दिया, वादा हमसे किया दिल किसी को दिया, बेवफा हो बड़े हटो जाओ पिया, बेवफा हो बड़े हटो जाओ पिया, वादा हमसे किया। उस दिन आधी रात हो चुकी थी। प्रमाद पद्मा के कोठे से लौटा, कमरे में आया। वो नशे में झूम रहा था। कुमुद उसकी आहट पाकर उठ बैठी। जरा आंख लग गई, मैं खाना गर्म करके लाती हूं। नहीं नहीं,
रात बहुत हो गई है, खाना मेरा नहीं खाऊंगा। क्यों, कहीं से खा के आए क्या? नहीं, भूख मर गई है। वो शटरा है ना, वो पद्मा की कोठी पर पकड़ा गया, उसके सिलसिले में कोतवाली जाना पड़ा। मैंने तो आपसे कभी नहीं पूछा कि आप क्यों देर से आते। कुमुद, तुम सिर्फ सुंदरी नहीं, बुद्धिमान भी हो। तुमने मेरी कमजोरी को समझ लिया, बस यही अच्छा है। तुम इसके बारे में कभी न पूछो। उस रात सरस्वती चंद्र ने कुमुद और प्रमाद की बातें सुन ली। उसका दिल दर्द से भर आया। उसे लगा कि कुमुद के दुखों के लिए जैसे वो स्वयं जिम्मेदार है। उसी रात अलग के कमरे में एक चोर घुस आया। सुनिए, उठिए। सुनिए तो, ये अलग बहन के कमरे से कैसी आवाज आ रही है? आवाज आ रही? अलग बिटिया, क्या हुआ? अरे अरे, ये खिड़की खुली है। चोर सरस्वती चंद्र पर चाकू से हमला करके भाग खड़ा हुआ। कुमुद ने सरस्वती चंद्र के घाव से खून बहते हुए देखा तो अपना पल्लू फाड़कर उसके घाव पर बांधने लगी। अरे ये क्या भाभी, नवीन जी तो घायल हो गए। माँ, पिताजी। नवीन जी, बहुत दर्द है क्या? दर्द ही तो अब दवा है मेरी। ऐसा नहीं कहते, उठिए, दवा पी लीजिए। मैं मरना नहीं चाहता। मैं अपने पाप का प्रायश्चित किए बिना मरना नहीं चाहता। कुमुद सुंदरी तो घायल सरस्वती चंद्र से दूर ही रही, लेकिन अलग जी जान से उसकी सेवा में जुट गई। नौकरानी चंद्रिका ने यह देखा तो कुमुद सुंदरी से बोली, मेहमान के तो मजे आ गए। क्यों, क्या हुआ? अलग और मेहमान दोनों का बड़े मजे में वक्त गुजर रहा है। लेकिन ठीक ही तो है, इसने आबरू की रक्षा की, उसी पे लुटा दी जाए, उसमें क्या पाप है? खबरदार जो मेहमान के बारे में ऐसी नीच बात जबान से निकाली। नौकरानी चंद्रिका गुस्से में गाल सहलाती हुई वहां से चली गई, लेकिन वो ये थप्पड़ कैसे बर्दाश्त करती? वो तो प्रमाद की जाने जिगर थी। एक दिन प्रमाद और चंद्रिका कमरे में थे कि उसी समय कुमुद आ गई। तू भाग जा, इधर से। इधर से क्यों? मैं तो इधर से जाऊंगी। मेरा हाथ क्यों पकड़ती है मालकिन? आपने पति को संभालिए। मेरी वजह से कम रात को घर तो लौटाते हैं, नहीं तो पद्मा की कोठी पर भरे बाजार में खानदान का मुंह काला करवाते हैं। मुझ पे दया कीजिए, मुझ पे दया कीजिए। अरे कपड़े क्यों खराब कर रही हो? मुझे बाहर जाना है। मुझे छोड़ के ना जाइए, आज मुझे अकेला छोड़ के ना जाइए। लेकिन प्रमाद नहीं रुका, वो चला गया। सरस्वती चंद्र ने यह सब सुना तो उसका दिल तड़प उठा। ये तूने क्या किया सरस्वती? तूने गाय जैसी भोली लड़की को कसाई के हाथ सौंप दिया। ये सब तेरी वजह से हुआ है। अब इसका प्रायश्चित तू कैसे करेगा? इसे इन अंगारों में छोड़कर तू यहां से कैसे जाएगा? नहीं नहीं, जिस आग में तूने कुमुद को झोंक दिया है, उसी आग में अब तुझे जिंदगी भर चलना होगा। कुमुद, हो सके तो मुझे माफ कर देना। मैंने ही तुम्हारी जिंदगी बर्बाद कर दी है। मैं प्रमाद को समझाऊं? तुम क्यों हमारी जिंदगी में दखल देते हो? हमदर्दी दिखाने की कोई जरूरत नहीं। मैं बहुत सुखी हूँ। चली बाबुल का देश, पिया का घर प्यारा लगे। मैं तो भूल चली बाबुल का देश, पिया का घर प्यारा लगे। कोई मैके को दे दो
फिर उसी रात कुमुद सुंदरी सरस्वती चंद्र के कमरे में पहुंच गई। तुम यहाँ क्यों आई कुमुद? कोई देख लेगा तो तुम्हारी क्या दशा होगी? अब क्या दशा होगी मेरी? जो विद्वान था उसने ब्याह से पहले छोड़ दिया, जो अनपढ़ है उसने ब्याह के बाद छोड़ दिया। नहीं कुमुद, तुम मुझे दोषी बना रही हो। मैं तो तुम्हें मैं कुछ कहना सुनना नहीं चाहती, तुमसे सिर्फ यही कहने आई थी कि तुम यहाँ से चले जाओ। अगर बंबई नहीं जाना चाहते तो मेरे पिता के पास चले जाओ, लेकिन एक प्रार्थना है, मेरी जैसी दशा किसी और स्त्री की न करना। मैंने तो सह लिया है, लेकिन पत्थर जैसा कलेजा होगा तो वो भी फट जाएगा। सरस्वती चंद्र ने देखा कि उसके कारण कुमुद सुंदरी के दुख बढ़ते जा रहे हैं, तो उसने कुमुद के नाम एक चिट्ठी लिखी और हवेली को छोड़कर चला गया। कुमुद ने दिल पर पत्थर रखकर वो चिट्ठी जला दी, लेकिन अध जली चिट्ठी नौकरानी चंद्रिका के हाथ में लग गई और ये चिट्ठी उसने प्रमाद को दे दी। ये लो, नवीन जी का प्रेम पत्र। तुझे प्रेम पत्र लिखा उसने? जान से मार डालूंगा उसे अगर तुझ पर नजर डाली। प्रमाद ने चिट्ठी पढ़ी और वो आग बबूला हो उठा। कल ही तुम्हारे मायके जाने का इंतजाम किए देता हूँ, रास्ते में कोई दूसरा देवता मिल ही जाएगा। किसी ने कुछ कह दिया है क्या आपसे? साफ साफ क्यों नहीं बताते? साफ साफ पढ़ जो नहीं सकता, गवाह जो ठहरा। लो खुद ही पढ़ लो। अगर वही देवता कहीं रास्ते में मिल जाए तो उसके चरणों में भेंट कर देना। मुझे क्षमा कर दीजिए, मैंने आपको कोई धोखा नहीं दिया, मैंने आपको कोई धोखा नहीं दिया। आपके चरणों में पड़ा रहने दीजिए मुझे, आपकी सेवा भी मेरे जीवन का कल्याण हो जाएगा। तू लायक नहीं कि मेरे माता पिता की बहू बने, तू तो पद्मा से भी गिरी हुई है। चुपचाप यहाँ से चली जा, इसी में तेरी और तेरे घर वालों की इज्जत है। नहीं तो ये खत मैं सबको दिखा दूंगा। नहीं, ऐसा ना कीजिए, मैं हाथ जोड़ती हूँ। प्रमाद ने कुमुद की एक नहीं सुनी और दूसरे ही दिन उसे मायके भिजवा दिया। कुमुद चली गई तो प्रमाद और चंद्रिका को खुली छूट मिल गई, लेकिन घर वालों को उनकी रंगरेलियों का पता चल गया। माँ, ये 2 टके की औरत इसने और भाई ने मिलकर ही भाभी को घर से निकाला है। ये तुम्हारी बहू बनकर भाई के पलंग पर लेटी थी। तेरी जान ले लूंगा। बताओ क्या जादू चलाया मेरी भाभी को घर से निकालने का? बोलती क्यों नहीं? माँ, इसने कुछ नहीं किया है, वो खुद घर छोड़ के भाग गई है। माँ, वो अच्छी औरत नहीं है। देखो माँ, ये देखो ये नवीन चंद्र की चिट्ठी जो उसने तुम्हारी बदजात बहू को लिखी है। खबरदार, जो तूने मेरी देवी जैसी बहू के लिए एक शब्द मुंह से निकाला, तू मेरा बेटा नहीं, पिछले जन्म का पाप है। दूर हो जा मेरी नजरों के सामने से। मैं मर जाऊंगा, जान दे दूंगा, लेकिन इस घर में कभी कदम नहीं रखूंगा। जान दे दूंगा। इधर प्रमाद को घर से निकाला गया और उधर नदी में बहती हुई कुमुद सुंदरी को चंद्रावली मैया ने बचा लिया। अरे देखो तो, कोई बह रहा है, जाओ निकाल के लाओ। घोर अंधकार है मेरा जीवन, जो बोझ बनकर मेरी आत्मा को कुचलता है। चंद्रावली मैया, तुमने इस अभागन को क्यों बचाया? निराशा तो मृत्यु है बेटा। जिस नदी में बहकर तू यहाँ आई उसे स्वर्ग का द्वार समझ। अब ये पवित्र स्थान तेरा स्वर्ग है। चंद्रावली मैया कुमुद सुंदरी को लेकर जब आश्रम में आई तो सामने से स्वामी जी के साथ सरस्वती चंद्र आता हुआ दिखाई दिया। कुमुद सुंदरी चौंक पड़ी। सरस्वती चंद्र ने भी कुमुद की एक झलक देख ली थी। चंद्रावली मैया ने कुमुद सुंदरी से पूछा, क्या ये वही महापुरुष है जिसने तेरे प्रेम के लिए संसार का त्याग किया? कुमुद, सरस्वती ने तेरे लिए संसार का त्याग किया, अब वो तेरे लिए ही संसार को अपना सकता है, इसलिए तेरा कर्तव्य है तू उसे संसार में वापस ले आ। ये क्या कह रही हो मैया? तुम्हें मालूम है मेरे पैरों में शादी की बेड़ी पड़ी है, संसार का रास्ता उन्हें दिखाना सोच भी कैसे सकती हूँ। ये तेरी भूल है बेटी। तेरा सच्चा पति प्रमाद नहीं, सरस्वती। नहीं मैया, ये पाप है, अपराध है, अधर्म है माँ।
मैंने सरस्वती से अपने घर से जाने को कहा था, संन्यास लेकर संसार छोड़ने को नहीं। उन्हें यहाँ से लौट जाने की बुद्धि दो माँ, उन्हें सुखी रखो। बदले में भले ही मेरे प्राण ले लो, लेकिन उन्हें बचा लो माँ। मैं क्या करूं? विरह की आग में जलते हुए पुरुष के हृदय की ज्वाला उपदेश के घी से नहीं बुझती। उसे प्रेम, दया, ममता के गंगा जल से ही शांत किया जा सकता है। उधर स्वामी जी ने जब सरस्वती चंद्र को कुमुद सुंदरी के साथ होने वाले अन्याय के बारे में बताया तो वो तड़प उठा। कुमुद यहाँ? लेकिन वो क्या यहाँ सन्यासिनी बनने आई है? मन से तो उसी दिन ही सन्यासिनी बन गई थी, जिस दिन किसी और के साथ उसका तन बन गया था। और तन का अंत करने के लिए जब नदी में डूबी तो चंद्रावली मैया ने उसे बचा लिया। उसके सारे दुखों का कारण मैं ही हूँ। अपने हृदय को संभालो और सुनो, भाग्य ने उस अभागिनी पर एक और वज्रपात किया है। उसकी सास और पति का देहांत हो गया है। पति का भी? ये आप क्या कह रहे हैं? और उसके दुर्भाग्य का ये समाचार उसे तुम्हें ही देना होगा। मुझे? कुमुद भी तुमसे कुछ कहना चाहती है। चिरंजीव सिंह की पवित्र गुफा में उसकी प्रतीक्षा करो। सरस्वती चंद्र और कुमुद सुंदरी जब गुफा में मिले तो बड़ी देर तक वे कुछ नहीं बोल पाए। कुमुद, अब इतनी देर में बोले? मैंने तो सोचा था तुम्हें बहुत कुछ कहना है। तुम्हें भी तो कुछ कहना था। पहले सुनूंगी फिर कहूंगी। लगता है तुमने बहुत दिनों से दर्पण नहीं देखा। न जाने अपने आप से कौन से जन्म का बैर निकाल रहे हो। पिछला और अगला जन्म किसने देखा है कुमुद? लेना देना सब इसी जन्म में पूरा हो जाता है। तो फिर इसी जन्म को हंसी खुशी बिताओ। देखो, भाग्य ने हमें कहां कहां मिलाया, लेकिन उस दिन न मिलाया जब कभी अलग न होना था। दोनों के बीच बातें तो बहुत सी हुई, लेकिन सरस्वती चंद्र कुमुद को उसके पति और सास के देहांत का समाचार नहीं सुना सका। उसी रात मन के हाथों बेचैन होकर कुमुद सुंदरी सरस्वती चंद्र की गुफा में पहुंची और उसे प्यार से निहारते हुए पुरानी यादों में खो गई।
अचानक सरस्वती चंद्र की आंख खुली तो वो कुमुद सुंदरी को अपने नजदीक पाकर हैरान रह गया। उसने हिम्मत जुटाई और कुमुद सुंदरी को शोक समाचार सुना दिया। तुम्हारी सास और पति का देहांत हो गया है। कुमुद सुंदरी अचानक विधवा हो गई तो सरस्वती चंद्र के मन में एक बात आई कि अब उनके मिलन में कोई बाधा नहीं है। आत्मा और परमात्मा, तपस्या और वरदान, धर्म और सत्य के बीच बहुत कम अंतर है कुमुद। फिर भी उसे पार करने का मार्ग बहुत लंबा है। अब तुम चाहो तो ये दूरी सदा के लिए दूर हो सकती है। चंद्र, तुम तो इतने विद्वान हो, ज्ञानी हो, क्या तुम नहीं जानते कि वैधव्य में कितनी पवित्रता होती है? कुमुद सुंदरी और सरस्वती चंद्र अभी अपने विचारों में उलझे हुए ही थे कि कुमुद के ससुर और माता पिता आश्रम में आन पहुंचे। मैं अब उसे विधवा के रूप में नहीं देख सकता। मैं तो कह चुका हूं कि अब उसका विवाह यहीं हो जाए और स्वामी जी के आशीर्वाद लेकर घर चले। मैं तो इसीलिए आया था कि बच्चे को कुमुद के गोद में रखकर अपना वंश और धन संपत्ति उसे सौंप दूं, पर अपने स्वार्थ के लिए पुत्री समान बहू का जीवन नष्ट नहीं कर सकता। जो होगा निभा लूंगा। आप सब निश्चिंत रहिए। मैं स्वामी जी के सामने कुमुद को ससुराल के हर बंधन से मुक्त करता हूं। लेकिन कुमुद सुंदरी जानती थी कि मुक्ति इतनी सरल नहीं है। अगर उसने समाज की प्रथा को तोड़ते हुए सरस्वती चंद्र से विवाह किया तो उसकी बहन कुसुम का विवाह नहीं हो सकेगा। उसने मन ही मन एक फैसला किया और वो सरस्वती चंद्र के पास पहुंची। चंद्र, ये लो कपड़े, इन्हें पहनकर जल्दी से तैयार हो जाओ। ये कपड़े क्यों? आज तुम्हारा विवाह है। आज अचानक? लेकिन मेरा विवाह क्यों? हमारा कहो। मैं तुम्हारा विवाह कुसुम के साथ करा रही हूँ। नहीं नहीं, यह कभी नहीं हो सकता। अगर पत्नी के रूप में मैं किसी को स्वीकार कर सकता हूँ तो वो तुम हो, केवल तुम। इसी में सबों की भलाई है चंद्र। तुम संसार में लौट जाओगे, तुम्हारे माता पिता को उनका बेटा मिलेगा, संसार को एक लोक सेवक मिलेगा, कुसुम को तुम जैसा वर मिलेगा। मैं अपना कर्तव्य निभा सकूंगी। इतने कठोर और निर्दयी न बनो। मैं तुमसे प्रार्थना करती हूँ। मैं नहीं सुन सकता। मैं आज्ञा देती हूँ। मैं नहीं मान सकता। मैं भिक्षा मांगती हूँ।
जीवन में कभी मुझे सुख नहीं देना चाहते? क्या तुम यही चाहते हो कि मैं जन्म जन्म इसी तरह आंसू बहाती रहूं और सारी दुनिया मुझे सदा धुतकारती रहे? तो ठीक है, तुम जो चाहो करो, लेकिन याद रखो, आज तुम मुझे सबसे बड़ा दुख दे रहे हो। अब मैं तुम्हें अपनी सूरत कभी नहीं दिखाऊंगी। कुमुद, कुमुद। सरस्वती चंद्र का मन तड़प उठा। उसने कुमुद सुंदरी की खुशी और इच्छा के अनुसार अपने प्यार का बलिदान दे दिया और कुसुम को अपना जीवन साथी बनाना स्वीकार कर लिया। यूं सती कुमुद को सुख पहुंचाने कुसुम को अंगीकार किया, सीने पे सिल रख के दिल में अश्कों का जहर उतार लिया। 600 साल पहले की बात है, भारत के एक परिवार में एक त्याग मूर्ति बालक का अवतार हुआ संसार में। 100 साल पहले की बात है। गुजरात के आउटडोर लोकेशंस पर इस गीत के फिल्मांकन के साथ ही सरस्वती चंद्र की शूटिंग पूरी हो गई और फाइनल मिक्सिंग के लिए ये फिल्म मंगेश देसाई के सुपुर्द कर दी गई। इसी दौरान निर्माता निर्देशक वी शांताराम ने फिल्म के कुछ हिस्से देखे। उन्होंने गोविंद सरैया के निर्देशन को सराहा तो अवश्य, मगर उनकी राय अपनी जगह बनी रही कि फिल्म चल नहीं पाएगी। फिल्म के प्रीव्यू शोज में भी लोगों का रिएक्शन कुछ अच्छा नहीं रहा। डिस्ट्रीब्यूटर्स भी बिना सौदा किए ही फिल्म के नजदीक आकर वापस लौट गए। निर्माता विवेक और निर्देशक गोविंद सरैया इन हालात से खासे परेशान हो उठे। इन्हीं दिनों अभिनेत्री आशा पारेख और निर्माता निर्देशक नासिर हुसैन ने पार्टनरशिप में मूवी मुगल के नाम से अपनी फिल्म डिस्ट्रीब्यूशन की एक कंपनी बनाई। गोविंद सरैया ने आशा पारेख के जरिए सरस्वती चंद्र की बात चलाई, लेकिन नासिर हुसैन भी रिस्क लेने के लिए तैयार नहीं थे। गोविंद सरैया ने उन्हें बॉम्बे सर्किट के राइट्स देते हुए इस बात पर राजी किया कि वे फिल्म सिर्फ अहमदाबाद में एक प्रिंट के साथ एक थिएटर में रिलीज करें। इस तरह फिल्म सरस्वती चंद्र सन 1968 में गुजरात की राजधानी अहमदाबाद के एक सिनेमाघर में रिलीज कर दी गई और इसके बाद सरस्वती चंद्र इतिहास बन गई। देखते ही देखते गोविंद सरैया कामयाब डायरेक्टर माने जाने लगे और बाद में सरस्वती चंद्र बड़ी धूमधाम के साथ सारे देश में रिलीज हुई और उसने हर शहर में अपनी कामयाबी के परचम लहराए। सर्वोदया पिक्चर्स के बैनर तले बनने वाली फिल्म सरस्वती चंद्र हर लिहाज से एक सफल फिल्म थी। 19वीं शताब्दी के समाज की तस्वीर पेश करने वाली इस फिल्म की अपार सफलता में उसके गीत संगीत का यानी कल्याण जी, आनंद जी और इंदिवर का विशेष हाथ था। वैसे नूतन और मनीष की जज्बाती किरदार निगारी, सुलझे हुए निर्देशन, अच्छी पटकथा, जानदार संवाद और उम्दा फोटोग्राफी का भी योगदान कम नहीं था। यहाँ उस रहस्य पर से भी मैं पर्दा उठा दूं दोस्तों, जिसका जिक्र मैंने प्रोग्राम के शुरू में किया था। फिल्म सरस्वती चंद्र के टाइटल कैरेक्टर यानी हीरो का रोल करने वाले अभिनेता मनीष बंगाली थे और हिंदी ठीक से नहीं जानते थे। हालांकि निर्देशक गोविंद सरैया ने उन्हें हिंदी सिखाने पढ़ाने का इंतजाम किया था, फिर भी उनकी जबान पर बंगला का उच्चारण चढ़ा हुआ था और उसके रहते उनके संवादों में सही भावनाएं उभर नहीं पा रही थीं। इसलिए शूटिंग पूरी हो जाने के बाद आवाज की दुनिया के जाने माने कलाकार ब्रिजभूषण की आवाज मनीष को उधार दी गई, अर्थात हीरो के संवादों की ब्रिजभूषण से डबिंग करवाई गई। आपने यही आवाज आज साउंड ट्रैक में सुनी भी। एक तरह से कहा जा सकता है कि फिल्म की कामयाबी का एक सेहरा ब्रिजभूषण की आवाज के माथे पर भी है। फिल्म सरस्वती चंद्र को बेहतरीन संगीत, बेहतरीन पटकथा और बेहतरीन फोटोग्राफी के लिए 3 अवार्ड्स मिले, लेकिन चांस की बात निर्देशक गोविंद सरैया को कोई अवार्ड नहीं मिला। हाँ, जनता ने उन्हें बेशक रिवॉर्ड्स दिए और गोविंद सरैया एक लोकप्रिय निर्देशक माने जाने लगे। सरस्वती चंद्र के बाद गोविंद सरैया ने हिंदी में प्रिया, अंगारे और सज्जो रानी तथा गुजराती में गुण सुंदरी नो घर संसार और मानसाई ना दिवा जैसी अच्छी और सफल फिल्में बनाई। लेकिन
गोविंद सरैया की पहली फिल्म सरस्वती चंद्र उनकी फिल्मों में आज भी सबसे महत्वपूर्ण मानी जाती है। गुजराती लोक संगीत गरबा की इस धुन के साथ ही बाइस्कोप की बातें पूरी हुई, यानी फिल्म सरस्वती चंद्र पर आधारित प्रोग्राम समाप्त हुआ। अब विदा लेने से पहले इतना और बता दूं कि इस प्रोग्राम का आलेख तैयार किया था सलीम ए शेख ने। प्रोग्राम को तैयार करने में सहायक थी राजलक्ष्मी और फिल्म सरस्वती चंद्र वाली ये बाइस्कोप की बातें आपको सुना रहे थे प्रोग्राम के प्रोड्यूसर लोकेंद्र शर्मा। बाइस्कोप की बातें।